हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा वेक्टर वाले चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। कल मैंने तुम्हें बहुत सारी डेफिनेशंस लिखवाई थी, वो कर लेना। कल भी बताया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक वेक्टर नहीं क्लियर करोगे, जब तक फिजिक्स नहीं होनी। उसमें एक डेफिनेशन है लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर डेफिनेशन ऑफ ए गिवन वेक्टर। भाई कोई वेक्टर दे दिया हमें उसने, उसका यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यूनिट वेक्टर की लंबाई 1 होनी है। इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 या यूनिटी एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर that is called यूनिट वेक्टर। कोई भी एक वेक्टर है, ये वेक्टर, सपोज इसकी लंबाई, सपोज ये 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन, ए वेक्टर बोल लिया हमने इसको। तो कल मैंने आपको इसकी मल्टीप्लीकेशन करवाई थी, डिवीजन स्केलर और रियल नंबर। अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं 1/5 से, तो मेरे पास एक यूनिट वेक्टर बचेगा जिसकी लंबाई 1 होगी और जिसकी डायरेक्शन इसके इक्वल होगी। तो बेटा किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैप ऑन ए लेटर। जो हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भाई ये ए यूनिट वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर ए कैप हुआ, जो किसके बराबर आएगा, इसके वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे मिलेगा। इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो 1 एक वेक्टर बन गया जिसकी डायरेक्शन इस वेक्टर के इक्वल है, मतलब सेम है। जो डायरेक्शन इस ए की है वो ही डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर की है, और इसका मैग्नीट्यूड बस 1 आ गया। तो जब भी कोई ये कहे कि भाई ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, तो इस ए वेक्टर को ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका ए, इसको कह दिया ए यूनिट वेक्टर। इस मैग्नीट्यूड को मॉड्यूलस से भी शो कर देते हैं, इसलिए ये यूनिट वेक्टर ए आ गया। एक बात। दूसरी, अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता हो तो उस यूनिट वेक्टर को ए से मल्टीप्लाई करके वो वेक्टर निकल आएगा। ये देख लो, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ए वेक्टर आ गया। ये दोनों बातें याद करनी है, ये भी और ये भी। अब पहली बात कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1। दूसरी बात कि इस यूनिट वेक्टर की यूनिट नहीं लेते, मतलब इट इज ए यूनिटलेस। कैसे? भाई इस 5 न्यूटन वेक्टर को, जिसकी डायरेक्शन ये है, इसको 5 न्यूटन से डिवाइड किया तो 1 यूनिट वेक्टर मिला ना, इसलिए इसकी यूनिट नहीं लेते। बस इसके बाद 3 चीजें और याद कर लेनी है कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस
along x-axis, we always taken a unit vector represented by I cap, एक्स एक्सिस के अलोंग जब भी कोई यूनिट वेक्टर लेंगे तो उसका सिंबल फिक्स किया हुआ है आई कैप. आई कैप मीन्स ए वेक्टर अलोंग आई एक्स एक्सिस. जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस. आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. J cap unit vector along y axis. K cap unit vector along z axis. Unit vector along z axis. बेटा तीन ये बात याद करनी है कि I यूनिट वेक्टर along x axis, J यूनिट वेक्टर along y axis, K यूनिट वेक्टर along z axis. अब अगर मुझे 5 न्यूटन फोर्स को एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको 5 आई कैप न्यूटन कह दूंगा. 5 आई कैप न्यूटन. आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट न्यूटन, इसलिए ये जो यूनिट वेक्टर है ये यूनिट लेस हो गया ना. ये अपनी फिजिक्स में ये यूनिट वेक्टर वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1, जिसकी डायरेक्शन किसी गिवन वेक्टर के अलोंग है. बेटा उसके बाद एक डेफिनेशन है आपकी बुक में, रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर ध्यान से सुनना. एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस स्टोन पे, इस ऑब्जेक्ट पे आपने 2, 3, 5, 6 कितने भी फोर्स लगा दी, A, B, C, D, ये 4 फोर्स लगा दी इस ऑब्जेक्ट पे, और इन चारों फोर्सेस ने उस ऑब्जेक्ट को 2 मीटर खिसका दिया. 2 मीटर. ये 4 फोर्स लगने के बाद ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर खिसक गया. तो अगर इन चारों वेक्टर को हटा के कोई एक वेक्टर लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट उतना ही खिसक जाए, जितना उतना ही डिस्प्लेस हो जाए, जितना इन चारों ने इकट्ठा डिस्प्लेस किया था इसे, तो ये एक सिंगल वेक्टर इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहलाएगा. बात समझ आ गई होगी. एक बार और सुनो. अगर कोई एक वेक्टर, अकेला वेक्टर, उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस्ड कर दे जितना इफेक्ट बहुत सारे वेक्टर मिलके करते हैं, तो वो एक वेक्टर उन सब वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहलाएगा. सो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 or more वेक्टर्स. रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 or more वेक्टर्स, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 or more वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर. एक वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस्ड, जो बनाए, विच प्रोड्यूस्ड सेम इफेक्ट, विच प्रोड्यूस्ड सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाई ऑल
वेक्टर्स कंबाइंडली, जो सारे के सारे वेक्टर मिलके जितना इफेक्ट बनाते हैं उतना ही इफेक्ट अगर कोई एक सिंगल वेक्टर बना दे तो उस सिंगल वेक्टर को उन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर ये सारे मिलके जितना इफेक्ट बनाते हैं उतना इफेक्ट कोई एक वेक्टर बना दे तो ये एक वेक्टर इन सब वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। अब मेन सिरदर्दी हमारी ये हुई कि हम इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालें। तो बेटा कल भी बताया था मैंने, वेक्टर सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड नहीं होते। मतलब अगर एक पॉइंट पे आप 5 न्यूटन और 2 न्यूटन की फोर्स लगा दो तो इनका रिजल्टेंट 7 न्यूटन नहीं होता। हो भी सकता है, नहीं भी होता, पर एल्जेब्रिकली तो इनका टोटल 7 ही होगा ना। इसलिए जो हम वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे उसके कुछ लॉज हैं जिन्हें हम लॉज ऑफ रिजल्टेंट, लॉज ऑफ फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ वेक्टर्स, या लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, या लॉज ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, लॉज ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। इन लॉज को वेक्टर अलजेब्रे के लॉ कहते हैं क्योंकि वेक्टर अलजेब्रिकली ऐड नहीं होंगे। हाँ, एक बात और, जो इनमें रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उस रिजल्टेंट वेक्टर की नेचर वो ही होगी जो इनको मिलाने से, जिनको मिलाने से ये बना। ये बात तो देख अंडरस्टूड है कि फोर्स में फोर्स वेक्टर ही ऐड कर पाओगे और जो रिजल्टेंट बनेगा वो फोर्स वेक्टर ही बनेगा। फोर्स वेक्टर में वेलोसिटी वेक्टर नहीं ऐड कर सकते। तो ये तो सिंपल सी बात है भाई कि ओनली दोज वेक्टर्स, ओनली दोज वेक्टर्स which have same nature, which have same nature मतलब एक ही टाइप के, same nature can be added, can be added and resultant vector also of same nature as that of individual vectors, ये बात समझो एक बार, इसको नोट डाल के कि सिर्फ उन वेक्टर्स को आपस में ऐड किया जा सकता है जिनकी नेचर सेम हो, और उनको ऐड करने पे जो एक वेक्टर बनेगा उस वेक्टर की नेचर भी वो ही होगी जो नेचर उनकी थी। मतलब समझ आ गया? अगर 4 वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उनको रिजल्टेंट निकालने में एक वेक्टर बनेगा, वो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। अब इसका फर्स्ट लॉ है भाई
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ कंपोजिशन या ट्रायंगल लॉ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। हाँ, ये बात है कि ये सिर्फ दो वेक्टर पे एप्लीकेबल होगा। अब ध्यान से देखना, सपोज मेरे पास ये एक वेक्टर ए है, ए और दूसरा वेक्टर ये बन गया बी, ये बी, ओ एस, ओ जे, ओ डी एक वेक्टर है ए, डी ई दूसरा वेक्टर है बी। इन दोनों वेक्टर को इस ढंग से ले आए कि दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के एज पे आ गई, सिरे पे, मतलब जहां पे ये ए खत्म हुआ वहां से ये बी शुरू हो गया। तो इस ट्रायंगल की ये जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड, ट्रायंगल की थर्ड साइड अपोजिट डायरेक्शन में ये आपको ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट देगी। ये है भाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान से सुनो एक बार और, मैंने कल भी बताया था कि कोई भी वेक्टर अगर यहां पे है तो इसके इक्वल ही ये वेक्टर बनेगा। इसको मैं यहां पे बना सकता हूं, पैरेलल बना दिया। कोई भी एक वेक्टर पूरे स्पेस में सेम इफेक्ट डालेगा अगर उनकी डायरेक्शन सेम है और लेंथ सेम है, मतलब आइडेंटिकल है। एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो मैंने ये वेक्टर यहां ले लिया, ये दूसरा वेक्टर ये ले लिया, एक ट्रायंगल की दो साइड बना ली। तो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट देंगी। ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसकी प्रैक्टिस देखो कैसे करोगे कि इफ, या चलो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन states that if we can represent two vectors by two adjacent side of a triangle, by two adjacent sides of a triangle completely in magnitude as well as direction, completely in magnitude as well as डायरेक्शन। अगर हम किसी दो वेक्टर को ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दें, जैसे ये कर दिया, एक ये, कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, थर्ड लाइन, टेकन इन सेम ऑर्डर, ये सबसे जरूरी है बेटा। मतलब जैसे हमने ये वेक्टर लिया ए और फिर ये ले लिया बी, तो ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हो गए। सेम ऑर्डर में मतलब ए के
ए के हेड पे बी का टेल है, सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, थर्ड साइड, ये इस ट्रायंगल की ये दो साइड होगी, थर्ड साइड ये है। अगर मैं इस थर्ड साइड को ऐसे ले लूं, ऐसे, तो ये तीनों साइडें टेकन इन ऑर्डर हो गई, ए ऐसे, फिर बी ये, फिर सी ये, तो ये तीनों साइड टेकन इन ऑर्डर हो गई। पर हमें क्या करना है, थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, जिस ऑर्डर में ये थी उस ऑर्डर से अपोजिट लेनी है ये थर्ड साइड। देन थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर gives us resultant of two vectors completely in magnitude as well as direction, completely in magnitude as well as direction, बस ये है बेटा मेन बात। क्या कि जब भी कोई आपको ये कहे कि भाई मुझे इन दो वेक्टर का, एक ये वेक्टर बी, एक ये वेक्टर ए, इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो हम ट्रायंगल लॉ कैसे लगाएंगे, ए वेक्टर ये ले लेंगे, बी वेक्टर इसके बिल्कुल पैरेलल ये ले लेंगे, ये टेकन इन ऑर्डर हो गए, टेकन इन ऑर्डर, ये ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया, ऐसे अपोजिट ले लिया, ये इस डायरेक्शन में थे, ये अपोजिट, तो ये थर्ड साइड आपको इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट दे देगी। इस बात को आपको यहां थ्योरेटिकली आपने रिप्रेजेंट कर देना है। ये हो गया थ्योरेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नोट कर लेना अच्छी तरह, 3 लॉ करेंगे, इसमें फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हो सकता है बुक वाले ने थोड़ी कॉम्प्लिकेशन सी बनाई हुई हो, पर ये बहुत है। स्टेट्स दैट इफ वी कैन रिप्रेजेंट 2 वेक्टर बाय 2 एडजेसेंट साइड, मतलब साथ साथ लगती हुई साइड्स, एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल completely in magnitude as well as direction taken in same order, then third side, कुछ बुक्स लिख देती हैं then closing side, भाई 2 साइड तो वो हो गई, तो जो थर्ड साइड है वो क्लोजिंग साइड है ना, taken in opposite order gives us resultant of 2 vectors completely in magnitude as well as in direction। मतलब अब ध्यान से देखना, पहली चीज, ये एक वेक्टर है A, ये दूसरा वेक्टर लिया हमने B। पहली बात, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंगल, तो जब इसको आगे बढ़ा दोगे ये जो एंगल बनेगा ये होगा ए और बी के बीच का एंगल। हमेशा जब कोई 2 वेक्टर हेड और टेल पे मिले हुए हों तो उनके बीच में ये जो थीटा है ये होगा एंगल।
अब बेटा इसे रब कर दूं ना, इसे नोट कर लिया ना तुमने अच्छी तरह, बाई टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब इसको रब करके पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि अब ये जो थर्ड साइड आई ना हमारे ट्रायंगल की, हम इस थर्ड साइड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। पहली बात तो आपको ये देखो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये अलग से नोट करवा रहा हूं मैं, इनके बीच में ये एंगल है 60, ये इनके दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आपको कहना है कि ए और बी के बीच में एंगल 60 है। पर जब कोई ये कह दे कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल नहीं लेना, इन दोनों के बीच में ये एंगल लेना है, इसको आगे बढ़ा के। देख लो भाई, इसकी डायरेक्शन तो ये है ना बेटा, ये, और ये बी की डायरेक्शन है। तो जब हेड और टेल मिलेंगे तो इन दोनों के बीच में ये जो थीटा होगा वो होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी। मेरी बात समझ आ गई? मैंने क्या बताया आपको, यहां पे एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60, यहां पे एंगल बिटवीन ए एंड बी इज दिस 60। दूसरी बात देख लो, अगर मैं इस बी वेक्टर को यहां पे ले आऊं, यहां पे, तो भी तो इनके बीच में यही एंगल होगा ना, बदल थोड़ी जाएंगे एंगल, एंगल तो वही होने हैं। ये बी वेक्टर इसके पैरेलल है, इसको यहां से मैं यहां ले आया, तब भी तो ये 60 ही बनेगा। इसलिए हाँ, एक बात और, चलो अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये एंगल है 120, और मैं आपसे ये पूछ लूं कि भाई 120 एंगल किस किस वेक्टर के बीच में है, 120 एंगल किस किस वेक्टर के बीच में है। तो भाई ए और बी के बीच में तो 120 है नहीं, ए और बी के बीच में तो ये है 60 का, तो ए और बी किसके बीच, ये 120 किस किसके बीच में है, ये बी ले लेंगे। और यहां से कल बताए थे नेगेटिव वेक्टर, अगर मैं ये वेक्टर ले लूं माइनस ए, तो ये बन गया ना 120। मैंने ये बातें बताई हैं कि भाई यहां पे ये 60 ए और बी के बीच में, ये 60 ए और बी के बीच में, यहां पे ए और बी के बीच में ये 60 होगा, ये नहीं होगा। पर अगर यहां पे कोई ये कह दे कि ये 120 है, तो ए और बी के बीच में तो 60 है, तो 120 किस किस के बीच में है, बी के और माइनस ए के बीच में। अब इस बात पे आओ कि भाई हमें इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी acting at an angle theta, as shown। ये आपको यहां पे ऐसे बना देना है कि ये वेक्टर ए ले लिया, ये वेक्टर बी ले लिया, बी, और ये इनके बीच में एंगल थीटा ले लिया। अब अगर मैं ये लिख दूं यहां पे, ध्यान से सुनना, कि ओपी वेक्टर ए के इक्वल है भाई, ए के, और ओपी की लंबाई ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ओपी की लेंथ ए के मैग्नीट्यूड के बराबर। ये पी क्यू वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है, और पी क्यू की जो लंबाई है
वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है और उनके बीच में ये एंगल थीटा है, देन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिस OQ vector will be equal to A vector plus B vector according to triangle law of vector addition। अभी किया बेटा, क्यों? A और B सेम ऑर्डर में ले लिए, A और B सेम ऑर्डर में, ये ऐसे ये ऐसे, तो ये OQ वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में हमें इन दोनों का रिजल्टेंट दे देगा। अब हमारी सिरदर्दी ये हो गई कि ये जो R वेक्टर है, ये जो OQ वेक्टर है जिसको हमने R वेक्टर बोला है, जो A और B वेक्टर का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट, हमें इसकी लंबाई निकालनी है, इस OQ वेक्टर की लंबाई निकालनी है। हम कह देंगे ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम Q ऑन इंक्रीज्ड OP लाइन। ये OP लाइन आगे बढ़ा के हमने इससे ऊपर ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एंगल हो गया 90। नाउ फ्रॉम किससे भला? पाइथागोरस। R या OQ एक ही बात है बेटा, R रिजल्टेंट की लेंथ या OQ इक्वल टू OM स्क्वेयर प्लस MQ स्क्वेयर अंडर रूट। पाइथागोरस है भाई, ये 90 है, इसका रिजल्टेंट इस पूरे की लंबाई प्लस इस पूरे की लेंथ का स्क्वायर प्लस ये लेंथ का स्क्वायर अंडर रूट, ये पाइथागोरस लगा दी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इस ट्रायंगल से, यहां से ध्यान से देखना, ट्रायंगल PQM में साइन थीटा इक्वल टू QM बाई PQ, साइन थीटा इक्वल टू QM बाई PQ। तो QM कितना बना? QM इक्वल टू PQ साइन थीटा। एक ये इक्वेशन, सेकंड। थर्ड यहीं से कोस थीटा किसके इक्वल? PM बाई PQ कोस थीटा। यहां से PM कितना बना? PM इक्वल टू PQ कोस थीटा। ये दोनों इक्वेशन हो गई, जिसमें आपको क्या लिखना है कि QM कितना है? QM PQ साइन थीटा, एक बात। दूसरा PM कितना है? PM इक्वल टू PQ कोस थीटा। ये दो इक्वेशन मैंने यहां पे लिख दी। पर एक बात और, अब मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से। आपको एक बात फिजिक्स में 100% याद कर लेनी है कि जब भी कोई ये कह दे कि ये 5 है, इसके नाम वैसे ही रख दो, JRT, ये थीटा, ये लंबाई 5 है, 5, तो इसको एकदम 5 कोस थीटा ले लेना है और इसको एकदम 5 साइन थीटा ले लेना है।
इनकी तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ये इस चैप्टर का नहीं है, ये तो मैंने इस टॉपिक में आया इसलिए बता दिया कि अगर ये लंबाई पता हो, ये थीटा पता हो, तो ये लंबाई 5 cos थीटा और ये 5 sin थीटा, हमेशा यहां पे ये बात हमने प्रूव कर ली कि ये QM PQ sin थीटा, ये PM PQ cos थीटा। अब इनकी वैल्यू यहां पे पुट की, R इक्वल टू अंडर रूट OM को यहां से तोड़ दो बेटा, OP प्लस PM, OM को ये लिख दिया भाई, OM है तो ये लिख दिया OP प्लस PM का स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर। बहुत आसान सी बात है। उसके बाद अंडर रूट में इसे सिंप्लीफाई करो, OP स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर प्लस 2OP PM प्लस MQ स्क्वायर। सोचो, अरे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर वाला इस पे फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया। अब इसमें दोबारा पाइथागोरस लगा के ध्यान से देखो, PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज PQ स्क्वायर। अरे लिख दो, इन ट्रायंगल PQM PQ स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन दोनों की जगह अंडर रूट लेके OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PM क्या है भाई यहां पे, PQ cos थीटा, PQ cos थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, OP क्या है आपका, OP A का मैग्नीट्यूड, R इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 A B cos थीटा अंडर रूट। इस ट्रायंगल लॉ की डेफिनेशन के बाद हमने इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन करके इस OQ की लंबाई निकाल ली जो इसके बराबर आई। बात समझना, मतलब अगर कोई आपको ये कह दे कि भाई दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, A वेक्टर और B वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, हम कहेंगे हमें उनके बीच का थीटा बता दे, A और B के बीच का थीटा बता दे, तो हम इस फॉर्मूले से उन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मेरी बात फॉलो कर ली। कोई हमें ये कहे कि A वेक्टर और B वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो, हम उससे ये कहेंगे कि भाई तू हमें उनके बीच का एंगल बता दे, तो हम इस फॉर्मूले में A और B का मैग्नीट्यूड रख के, वेक्टर नहीं रखने, डायरेक्शन नहीं,
मैग्नीट्यूड रख के उनके बीच का एंगल थीटा लेके इस फॉर्मूले में पुट करके हमें उन दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिल जाएगा। ये बात तो हुई पूरी, जिसपे हम न्यूमेरिकल्स में कल स्ट्रेस डालेंगे। अब मेन बात ये, वो हमसे ये भी कहेगा कि भाई इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन बता। तो हमने इस रिजल्टेंट का ये एंगल बीटा ले लिया, बीटा। अब ये आपको देखना है कि ये बीटा एंगल आपने कौन सा लिया है। अगर ये बातें नहीं ध्यान रखोगे फिजिक्स में तो नहीं बात बनेगी कि आपने ये बीटा कौन सा लिया है। तो आप कहोगे कि ये बीटा ए के और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। ये बीटा ए के और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। मतलब अगर मैं तुम्हें ये बीटा बता दूं 30 डिग्री, तो आप ये कह दोगे कि इनका रिजल्टेंट ए के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और इस डायग्राम से मैथमेटिकली टेंजेंट बीटा किसके बराबर आएगा? क्यू एम बाई ओ एम। भाई टेंजेंट बीटा तो यही है इस पूरे ट्रायंगल में। ट्रायंगल ओ क्यू एम में टेंजेंट बीटा इक्वल टू क्यू एम बाई ओ एम। क्यू एम को क्या लिखूं? क्यू एम को अभी किया था पी क्यू साइन थीटा बाई ओ एम को क्या लिखें? ओ एम को ओपी प्लस पीएम। टेंजेंट बीटा इक्वल टू पी क्यू को ए ले लूं, ए साइन थीटा बाई बी साइन थीटा, क्योंकि पी क्यू बी है। ओपी ए ले लिया ए प्लस पीएम पी क्यू कोस थीटा, मतलब बी कोस थीटा। एक तो इस फॉर्मूले के बगैर बात नहीं बननी और एक इस फॉर्मूले के बगैर। हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये निकाल लिया और उन दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का एंगल निकाल लिया ए के साथ। उन दोनों के रिजल्टेंट का एंगल निकाल लिया ए के साथ। अब बेटा ध्यान से देखना, आपको ये नहीं स्ट्रेस डालना कि ये ए बी थीटा बीटा ना। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई आपको ये कह दे कि एक वेक्टर है 5 न्यूटन एंड अदर वेक्टर इज 7 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, एक्टिंग एट एंगल 30, then find their resultant। तो इसका रिजल्टेंट साफ सा हुआ भाई कि रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला है, ये 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। दो वेक्टर हैं 5 न्यूटन और 7 न्यूटन, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कोस 30 अंडर रूट। ये हम कह देंगे कि भाई ये हमारा इसका रिजल्टेंट है। सॉल्व कर लेंगे बाद में जब न्यूमेरिकल करेंगे। दूसरी बात, टेंजेंट बीटा
ध्यान से सुनना, अगर ये एंगल रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ है, ए के साथ, तो यहां ए आना है। इसका एंगल ए के साथ है तो यहां ए आना है। अगर यहां पे बी लिख दें, बी, और ये आ जाए ऐसे, ए साइन थीटा बी प्लस ए कोस थीटा, तो ये बीटा रिजल्टेंट में और बी में बन जाएगा। बेटा ये बात एक बार और बताऊंगा। चलो अब इसमें वैल्यू पुट करके B7 साइन 30 बाई A प्लस B7 कोस 30, इसको सोल्व करके बीटा निकाल लेंगे। इसका मतलब इस ट्रायंगल लॉ ने हमें ये बता दिया कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालना है और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। बेटा इसको अच्छी तरह रिपीट करना, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।